जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारतीय नौसेना कर सकती थी पाकिस्तान की मल्टीपल वॉरशिप्स और सबमरीन्स तबाह। भारत की नई K6 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल अपनी एडवांस स्टेज में। पाकिस्तान और चीन के बीच नहीं हुआ है कोई भी J-35 का एग्रीमेंट। भारतीय रक्षा मंत्री ने चीन के साथ बॉर्डर इश्यूज के परमानेंट सॉल्यूशन की करी बात। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और बाद भी चीन ने पाकिस्तान को शेयर करी थी इंटेलिजेंस। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना के मिशन को लेकर NDTV की तरफ से एक लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना की जो फ्लीट थी तो उन्हें टारगेट पैकेजेस असाइन किए गए थे और उन्हें पाकिस्तान के अंदर मौजूद टारगेट्स पर लैंड अटैक मिसाइल्स लॉन्च करने के लिए हॉट स्टैंड बाय पर रखा गया था। और भारतीय नौसेना के टारगेट में हार्बर में मौजूद पाकिस्तानी नेवी शिप्स और सबमरीन्स के अलावा लैंड बेस्ड टारगेट्स भी थे। हालांकि उन टारगेट्स पर फायर करने के जो फाइनल ऑर्डर्स हैं वो कभी भी नहीं आए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक ऑल आउट नेवल अटैक की वजह से जो मिलिट्री हॉस्टिलिटीज है वो महत्वपूर्ण तरीके से और बढ़ सकती थी। और भारतीय नौसेना के टारगेट में कराची हार्बर में मौजूद पाकिस्तानी नेवी शिप्स भी मुख्य रूप से शामिल थी, जिन्हें ब्रह्मोस और क्लब जैसी मिसाइल्स की मदद से बड़ी आसानी से टारगेट किया जा सकता था। और भारत की वॉरशिप्स और सबमरीन्स दोनों ही एंटी शिप और लैंड अटैक मिसाइल्स को लॉन्च करने की पूरी पोजीशन पर थी। और जब तक कि भारत और पाकिस्तान के बीच ये पूरा क्लैश चला तो इस दौरान जो पाकिस्तानी नेवी के फ्रंट लाइन एसेट्स थे, जिनमें उनकी फ्रिगेट्स और कॉर्वेट्स भी आती हैं, तो अपने हार्बर के अंदर ही बंद रही थी और उनकी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। और NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक अगर भारतीय नौसेना को फायर करने के फाइनल ऑर्डर्स मिल जाते तो पाकिस्तान की जो अधिकतर वॉरशिप्स थी वो पाकिस्तान के पोर्ट पर ही डूब जाती। और नेवी की जो वेपन्स हैं तो उन्हें भी लैंड बेसिस से पाकिस्तान की जो आतंकी बेसिस है वहाँ पर स्ट्राइक करने के लिए डिप्लॉय किया गया था। हालांकि इसमें नेवी के किस तरह के वेपन्स इस्तेमाल किए गए थे तो उसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। इसके अलावा इस रीजन में जो भारत का कैरियर बैटल ग्रुप मौजूद था तो उसने भी पाकिस्तान की जो एयर एसेट्स हैं तो उन पर दबाव बना के रखा हुआ था, जिस वजह से समुद्र के ऊपर पाकिस्तान के एयर एसेट्स की जो प्रेजेंस है वो लगभग ना के बराबर थी। और जबकि पाकिस्तानी नेवी के केवल एक RAS-72 सी ईगल मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को INS विक्रांत के बैटल ग्रुप ने इस मिलिट्री हॉस्टिलिटीज के कुछ दिनों बाद ट्रैक भी किया था। और पाकिस्तानी नेवी के सर्विलेंस एयरक्राफ्ट को इफेक्टिव तरीके से ट्रैक किया गया था और फिर इंडियन नेवी के MiG-29 के फाइटर्स ने बहुत तेजी से उसे वापस जाने के लिए भी मजबूर किया। और इंडियन नेवी की जो MiG-29 के फाइटर्स थे जो कि INS विक्रांत से लॉन्च हुए थे तो उनकी जो पोजीशन थी वो पाकिस्तानी नेवी एयरक्राफ्ट से केवल कुछ ही 100 मीटर्स की दूरी पर थी, जिस वजह से पाकिस्तानी नेवी एयरक्राफ्ट को मजबूरी में वापस जाना पड़ा। SCO समिट के साइडलाइंस भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने अपने रशियन काउंटर पार्ट के साथ बायलैटरल मीटिंग कंडक्ट करी थी। और इस मीटिंग के दौरान रशिया की तरफ से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स की सप्लाई, Su-30 MKI फाइटर्स के अपग्रेड और उचित समय सीमा के अंदर क्रिटिकल मिलिट्री हार्डवेयर की खरीद, तो इन सभी महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर डिस्कशन किया गया है। बाकी रशिया की तरफ से क्लियरली कहा गया है कि जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की बची हुई 2 स्क्वाड्रन्स हैं तो उनकी जो डिलीवरी है वो 2026-27 तक कंप्लीट कर दी जाएगी। यानी कि एक स्क्वाड्रन आएगी अगले साल 2026 तक और फिर अगली यानी कि 5वीं स्क्वाड्रन आएगी 2027 तक। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि DRDO K6 इंटरकॉन्टिनेंटल सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की डेवलपमेंट के एडवांस स्टेज में है, जिसकी मारक क्षमता लगभग 8000 किलोमीटर्स तक हो सकती है और 2000 किलोग्राम्स तक की पेलोड कैपेसिटी के साथ ये MIRV वॉरहेड्स को कैरी करने में सक्षम होगी। यानी कि जो K6 मिसाइल है उसकी रेंज के अंदर एशिया, यूरोप, अफ्रीका ये सभी कवर हो जाएंगे। SCO समिट के साइडलाइंस भारतीय रक्षा मंत्री ने अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ भी बायलैटरल मीटिंग कंडक्ट करी है। और इस मीटिंग के दौरान भारतीय रक्षा मंत्री ने भारत और चीन के जो बॉर्डर इश्यूज हैं उनके परमानेंट सॉल्यूशन की बात कही है। और भारतीय रक्षा मंत्री ने भारत चीन सीमा के साथ पीस को मेंटेन रखने के साथ साथ परमानेंट एंगेजमेंट और डी एस्केलेशन के स्ट्रक्चर्ड रोड मैप के माध्यम से इश्यूज को सॉल्व करने पर भी जोर दिया है। और उनका यह भी कहना था कि एशिया और पूरी दुनिया में स्टेबिलिटी के लिए बेस्ट म्यूचुअल बेनिफिट्स और कोऑपरेशन को अचीव करने के लिए एक अच्छे पड़ोसी वाले माहौल को बनाने की जरूरत है। बाकी दोनों पक्ष डिसएंगेजमेंट, डी एस्केलेशन, बॉर्डर मैनेजमेंट, तो इन सभी इश्यूज को मौजूदा मैकेनिज्म के माध्यम से सॉल्व करने के लिए आगे भी अलग अलग लेवल्स पर बातचीत को जारी रखने के लिए सहमत हुए हैं। और इस दौरान भारतीय रक्षा मंत्री ने अपने चाइनीज काउंटर पार्ट को पहलगाम वाले हमले के बारे में भी ब्रीफ किया था और ये भी बताया था कि कैसे फिर ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने पाकिस्तान में आतंकी नेटवर्क को डिसमेंटल किया। हालांकि वो बात अलग है कि इस ब्रीफिंग का चाइना पर कोई असर पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर SCO की जॉइंट स्टेटमेंट में पहलगाम जैसे बड़े इंसिडेंट को बाहर नहीं रखा जाता। बाकी भारत तो हमेशा ही अच्छा पड़ोसी बनने का प्रयास करता है, लेकिन जो चीन है तो उसका पास्ट रिकॉर्ड तो यही दर्शाता है कि चीन अच्छा पड़ोसी केवल बातों में होता है, रियलिटी में नहीं। और जबकि अभी हाल ही में पाकिस्तानी मीडिया के साथ ही इंटरेक्शन में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने खुद ही इस बात को स्वीकार भी किया था कि भारत के साथ कॉन्फ्लिक्ट के दौरान किस तरह से चीन ने पाकिस्तान को इंटेलिजेंस इनपुट्स शेयर किए थे।
और जो इससे पहले कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी कि जो चीन है वो आने वाले कुछ ही महीनों में पाकिस्तान के लिए J-35A फाइटर्स की सप्लाई शुरू करेगा, तो हाल ही में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने खुद इन रिपोर्ट्स को खारिज किया है कि 2026 तक भी पाकिस्तान एयरफोर्स को चीन से J-35A फाइटर्स को सप्लाई करने वाली जो रिपोर्ट्स हैं वो गलत है। और जबकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के स्टेटमेंट से या कमेंट से कुछ इसी तरह के संकेत मिलते हैं कि शायद अभी पाकिस्तान और चीन के बीच J-35A के एक्विजिशन को लेकर कोई भी औपचारिक रूप से एग्रीमेंट साइन हुआ भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इन सभी क्लेम्स को खारिज करते हुए ये कहा था कि मुझे लगता है कि ये रिपोर्ट्स केवल मीडिया में है और ये चाइनीज डिफेंस सेल्स के लिए अच्छा है। यानी कि इससे इस बात की संभावना भी दिखती है कि जो J-35A पाकिस्तान को सप्लाई करने वाली रिपोर्ट्स हैं तो ये एक तरह से चाइना का नया प्रोपेगेंडा गेम भी हो सकता है J-35A को चर्चा में लाने का, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जो चाइनीज इक्विपमेंट है तो उनको उनके नए कस्टमर्स ढूंढने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय सेना की 155 mm आर्टिलरी गन सिस्टम्स इस्तेमाल करने के लिए 155 mm के प्रिसिशन म्यूनिशन की खरीद के लिए RFI जारी की गई है और इन प्रिसिशन म्यूनिशन से आर्मी की मीडियम रेजिमेंट्स को इक्विप किया जाएगा, जो कि इन्हें स्विफ्ट और इंटेंस ऑपरेशंस के दौरान फर्स्ट राउंड हिट प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। और बाकी जो म्यूनिशन है ये आर्मी की सर्विस में मौजूद 155 mm के गन सिस्टम से उसकी मैक्सिमम रेंज पर फायर करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि अभी हाल ही में पेंटागन ने अपनी GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब की एक ऑफिशियल फुटेज जारी करी है, जिसमें इस बॉम्ब का एक टेस्ट ड्रॉप कंडक्ट किया गया था। और ये वही सेम बॉम्ब है जिसे ईरान में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। और संभावित रूप से इस तरह की फुटेज को रिलीज करके अमेरिका बस इस पॉइंट को क्लियर करना चाहता है कि उसकी जो स्ट्राइक थी वो पूरी तरह से सफल थी और उन्होंने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को पूरी तरह से तबाह किया है। वो बात अलग है कि यूएस की स्ट्राइक को लेकर अलग अलग तरह के क्लेम्स देखने को मिले और जिन्हें हमने ऑलरेडी पिछले डिफेंस अपडेट में कवर किया था। एससीओ समिट के साइडलाइंस भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने बेलारूस, तजाकिस्तान और कजाकिस्तान के काउंटर पार्ट्स के साथ भी बायलैटरल मीटिंग कंडक्ट करी थी और इस मीटिंग के दौरान डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाने और टेक्निकल कोलैबोरेशन के मामले में नई अपॉर्चुनिटीज को भी एक्सप्लोर करने पर डिस्कशन किया गया है। और भारतीय रक्षा मंत्री ने डिफेंस प्रोडक्शन के मामले में भारत के रैपिड एडवांस को हाईलाइट किया है और ये भी बताया कि कैसे कई सारे महत्वपूर्ण एरियाज हैं जिनमें भारत ने आत्मनिर्भरता को अचीव किया है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज भारत के वन ऑफ द बेस्ट मिलिट्री कमांडर फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की 17वीं डेथ एनिवर्सरी भी है और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ भारत के वो वीर हैं जो न केवल मौजूदा बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। बाकी आज के दिन 1963 में 4 असम राइफल्स के राइफलमैन HK कुकी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को फील्ड मार्शल के रैंक में कौन से वर्ष में प्रमोट किया गया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।